अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा आज हम चैप्टर 15 जो है पार्ट 2 का होम्योस्टेसिस वो शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस चैप्टर में से 12 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल बोर्ड पेपर में आते हैं, जिनमें 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक पार्ट आना है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो कि A या B पोर्शन होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस जो है उसकी बात करते हैं। बेटा होम्योस्टेसिस का अगर हम देखें तो ये 2 वर्ड्स पे है। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टेट। तो सेम स्टेट मीन बॉडी की सेम हालत, कंडीशंस। तो जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। के प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको किससे, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, किस चीज़ से बचाना है, फ्लैक्चुएशन से। अब देखें जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो फ्लैक्चुएट करता है। मॉर्निंग और आफ्टरनून में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, फिर इवनिंग में वो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है इसका बॉडी के ऊपर नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी ने अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है या ये डेफिनेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। बोर्ड में इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस में आई हुई है। तो होम्योस्टेसिस क्या करती है, ये हमारी इंटरनल फ्लक्चुएशन को एक नैरो रेंज में रखती है, और उस नैरो रेंज में रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो कंट्रोल सिस्टम एक्सटर्नल, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडर मीन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, उस फ्लक्चुएशन की निस्बत बॉडी के अंदर क्या करता है, वो नैरो एक टॉलेरेबल रेंज के अंदर बॉडी को रखता है, जो कि होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। अगर हम बॉडी में देखें तो बॉडी में कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट ससेप्टिबल हैं, जिनके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का असर होता है, वो हैं वाटर, सॉल्यूट, नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स और टेम्परेचर। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो मोस्ट ससेप्टिबल हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन तीनों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली है ऑस्मो रेगुलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, के रेगुलेशन का मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म और उसकी आउटर एनवायरनमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करती है, ऑफ सल्यूट। सल्यूट यानी कि जो सॉल्ट्स हैं, निमकियात हैं, जो मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर, जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं। कैसे, द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, के वाटर को गेन करके या लॉस करके। अगर बॉडी में ज़्यादा है तो लॉस करेगी, अगर बॉडी में कम है तो गेन करेगी। इस तरीके से इस मैकेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और इसी बेस पे ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स कहलाते हैं। सेकंड, एक्सक्रीशन, द मैकेनिज्म विच एल्यूमिनेट्स नाइट्रोजनियस वेस्ट। जो अभी हमने ऊपर बात की कि हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट, उनकी रिमूवल है। ये बेसिकली मेटाबॉलिक नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स की बात हो रही है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, और इस तरह के जो कंपोनेंट्स जो कि नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड या मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के रिजल्ट में बनते हैं। इस प्रोसेस को मेनली हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। थर्ड इज द थर्मो रेगुलेशन।
द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज, मीन ये नहीं होता कि टेम्परेचर फिक्स है हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं 37, तो ये 37 नहीं है, बल्कि ये एक नैरो रेंज है जिसको हम 36 से 38 कंसिडर करते हैं, और फिर उसकी एवरेज जो है वो 37 सेंटीग्रेड ले ली जाती है, जो लिटरली आप इसी बुक में जाके एंड के ऊपर पढ़ेंगे भी। देन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है जो इंट्रा सेलर और एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट जो है उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, उन दोनों में होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं उनकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये प्लाज्मा जो है, मीन ब्लड जो आर्टरीज के अंदर ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा होता है, तो उसमें कभी तो वाटर कंटेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, बॉडी फ्लडेड कंडीशन में हो सकती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर कम हो। तो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम इन दोनों कंडीशंस में एक्स्ट्रा इंटरनल इन्वायरमेंट और इंट्रा सेलर इन्वायरमेंट जो है उन दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है, और इस तरीके से सेल जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। मीन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें कभी पानी ज़्यादा हो सकता है और कभी पानी कम हो सकता है, तो दैट डिपेंड अपॉन द बॉडी कंडीशन। और लेकिन उसके कंपैरिजन में सेल का जो अपना कंट्रोल सिस्टम है वो सेल को एक नैरो रेंज में हमेशा मेंटेन रखता है। तो नैरो रेंज इन इंट्रा सेलर विद इन द सेल मेम्ब्रेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलर यानी कि वास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उनके कंपैरिजन में वो अपने आप को मेंटेन रखता है इन ए नैरो रेंज। ऐसे ही द वेरियस मेटाबोलाइट्स जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे अदर सब्सटेंस हैं, उनको भी अपनी रिक्वायर्ड रेंज के अंदर मेंटेन रखना है, और उसको कौन मेंटेन करेगा? कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल और कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है उनको रेगुलेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लैक्चुएट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन, बट इसके बावजूद सेल क्या करेगा? वो अपने आप को एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो रखेगा। अगर वाटर सप्लाई है तो वो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर जो कंडीशंस हैं वो ड्राई हैं तो उस सूरत में वो नैरो मिनिमम रेंज के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेगा। फिर कंट्रोल सिस्टम जो है वो दोनों सप्लाईज की सूरत में, जैसे कि ये बुक में डायग्राम है वो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कंडीशंस हैं, ये कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली, जो कि एक्सटर्नल के साथ जो उसमें वाइडर रेंज चेंज आ रही है, लेकिन वो बॉडी को क्या कर रहा है? इंट्रासेलर इन्वायरमेंट को कंट्रोल सिस्टम जो है, बाहर जितना मर्जी वाटर है या कमी है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है या एक्सट्रीम है, तो दोनों सूरतों में आप देखें कि उसने एक नैरो रेंज के अंदर फ्लैक्चुएशन की विद इन द सेल, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो है जो कि सेल का अपना भी है और बॉडी का भी है, दो तरह के कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे हैं, तो उसको नैरो रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करने में मदद दे रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में वेरी इन रिस्पॉन्स टू अबंडेंट सप्लाई एंड ड्राई कंडीशन बट इन ए नैरो रेंज, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है बात। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस या डिफाइन होम्योस्टेसिस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो होम्योस्टेसिस एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि इस सूरत में ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस की वजह से एवोल्यूशन आती है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है एवोल्यूशनरी चेंजेस, ताकि वो अपनी कंडीशन के अंदर अपनी इन्वायरमेंट जो है उसमें वो सरवाइव कर सके। तो होम्योस्टेसिस इज अ सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो वहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर सके, उसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट विच कंपेल्स द अडॉप्टेशंस, जो कि अडॉप्टेशन जो है उसकी बेस बनती है। कंपेल करना मीन मजबूर करना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इस काबिल बनाती है इन कांस्टेंट
चेंजिंग कंडीशन के, जो कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्टेशन हो, और इस तरीके से एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है उसमें वो कंट्रीब्यूट करती है। अब एक कंट्रोल सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर, उसमें वेरियस होम्योस्टैटिक रेगुलेशन होती हैं, और ये बेसिकली उसी तरह से काम करता है जैसे कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक रिसेप्टर जो मैसेज को रिसीव करता है, दूसरा कंट्रोल सेंटर जो कि कंट्रोल कर रहा होता है, और तीसरा अफेक्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो चेंजेस ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस में जो है वो मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को, या वो नैरो कंडीशंस जो है उसको मेंटेन करती है। तो होता क्या है कि स्टिमुलस जो है वो की वजह से रिसेप्टर्स जो हैं उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, जिनको हम सेंसर्स आम कह देते हैं, यानी कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में वो सेंसर्स हैं, और हमारी बॉडी में वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फिर कंट्रोल सेंटर है, और फिर वो मैसेज देता है इफेक्टर्स को। जैसे आप देखें, ये एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। अब इस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या सेंसर्स लगे हैं। आप इसकी एग्जांपल जो है वो एसी की है। आपके घर में स्प्लिट लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है उसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। मीन 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो सेंसर हमने रिमोट की मदद से फिक्स कर दिया। अब जब इस रूम का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ऑटो सिस्टम जो है वो सिग्नल देगा, सेंसर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, और कंप्रेसर जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि कूलिंग जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। अब फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है रूम का, तो फिर वंस अगेन सेंसर्स जो हैं वो उस मैसेज को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, और जाके कूलिंग मशीन यानी कि कंप्रेसर जो है उसकी जो थर्मोस्टेट है वो क्या करेगा, वो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको करंट को ऑन करता है। लिहाजा वंस अगेन कूलिंग मशीन जो है वो कूलिंग यूनिट जो है वो ऑन हो जाता है, और टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसा कि ये आप देखें, यहाँ पे जो है वो कूलिंग सिस्टम ऑन है, इस जगह पे कूलिंग सिस्टम जो है वो कम हो गया है, ऑलमोस्ट जो है कूलिंग रुक गई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है उस रिक्वायर अमाउंट में चला गया है। देन ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है बेटा, जब हमें गर्मी लगती है, हम बाहर हीट में जाते हैं, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होके नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो शेवरिंग होती है, या नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस की एक्टिवेशन होती है, और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और इस तरीके से नॉर्मलाइज हो। तो ये 2 एग्जाम्पल, एक लिविंग और एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। अब ये तमाम का तमाम जो कंट्रोल सिस्टम है ये कैसे काम करता है। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन है उसका कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस में, और रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर, और इंटरनल रिसेप्टर्स हैं बॉडी के इंटरनल साइड के ऊपर, और उसके इफेक्टर्स क्या हैं, स्वेटिंग है या मसल्स हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। ऐसे ही स्किन जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बेसिकली किस तरीके से होता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि जो स्टिमुलस होता है उसको रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, तो इट मीन डिटेक्शन ऑफ द चेंज। उसकी डिटेक्शन के रिस्पॉन्स में सिग्नल्स जाते हैं टू द कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, अफेक्टर्स रिस्पॉन्स कि वो आगे सिग्नल भेजता है अफेक्टर्स को, जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर की मैंने बात की, बॉडी टेम्परेचर एक्सीडेड 37, उससे वो बढ़ गया, तो सेंसर्स यानी कि नर्व्स में और स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स थे वहाँ से मैसेज हुआ टू द कंट्रोल सेंटर ब्रेन के अंदर, और वो हाइपोथैलेमस है। वहाँ से फिर मैसेज आया स्वेट ग्लैंड्स को और बॉडी को। तो उस तरीके से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है।
अब इसको हम ज़रा देखते हैं। फीडबैक जो है वो दो तरह से या दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि इनवर्स अफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्वेटिंग होगी, यानी कि बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन होगा, लिहाजा इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस चैप्टर के एंड के ऊपर आप बड़े डिटेल से मैकेनिज्म जो है वो उसको स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ, बॉडी को गर्मी लगी और कूलिंग सिस्टम ऑन हुआ, तो इनवर्स हुआ। ऐसे ही अगर बॉडी जो है उसको सर्दी लग रही है, टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो रहा है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में शेवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि वार्म, बॉडी का जो वार्म सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो हीट जनरेट कर रहा है, वो एक्टिवेट होगा और इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस सूरत में आपको नज़र आ रहा है। ये इस सूरत में दो काम हुए, वास्को कंस्ट्रक्शन हुई, फ्लो टू द स्किन कम हो गया और मसल जो है उनकी एक्टिवेशन हुई और इसके रिजल्ट में बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हुआ और इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया। तो इसको बोलते हैं इनवर्स अफेक्टिव रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बॉडी को रेगुलेट करने में, उसको होम्योस्टेसिस में रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं, रेगुलेशन है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही होती है। इसके रिवर्स में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो हमेशा इन्हांस करता है या एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ाता है किसी भी रिस्पॉन्स को। जैसे कि आप देखें कि अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है बेटा, जितने वहाँ पे फाइब्रिनोजन ज़्यादा आएगी उतना ही क्लॉट जो है वो जल्दी से कंट्रोल होगा। तो प्लेटलेट्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन होती है इंजर्ड प्लेसेस के ऊपर। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव फीडबैक है। या हमारी बॉडी के अंदर जो बर्थ का प्रोसेस है फीमेल में, वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। ऐसे ही रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये हमेशा अनस्टेबिलिटी जो है वो कॉज करता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में ये क्रिएट होता है और इसीलिए बहुत कम ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है। जैसे एंगर है, ठीक है, वो जब हम गुस्सा चढ़ता है तो और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना गुस्सा ज़्यादा चढ़ेगा, तो इस बेस के ऊपर ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।